स्टैंड मौजूद वक्त में कुछ सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक अहम तरीन फैसला सामने आया है और इस फैसले के तहत इस्लामाबाद पुलिस को इस बात का ऑर्डर जारी किया गया कि जनाब 30 मिनट हैं आपके पास, 30 मिनट के अंदर अंदर आपको सेक्रेटरी दाखिला जनाब खुर्रम आगा को ना सिर्फ गिरफ्तार करना है बल्कि गिरफ्तार करके उनको अदालत के रूबरू भी पेश करना है। और इस मकसद के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जनाब सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। और ये फैसला अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि अगर आप इस बारे में ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो इस्टेब्लिशमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये पहला चैलेंज किया गया है, क्योंकि सेक्रेटरी दाखिला साहब किस महकमे के अंदर आते हैं? वो इस वक्त इंटीरियर डिपार्टमेंट है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीरियर डिपार्टमेंट यानी महकमा दाखिला किसके अंदर आता है? वो आता है जनाब वजीर दाखिला के अंदर। वजीर दाखिला कौन है इस वक्त? उनका नाम है जनाब मोहसिन नकवी। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे ताने बाने जाकर मोहसिन नकवी साहब और मोहसिन नकवी साहब के जरिए जाकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिरकार अचानक हंगामी तौर पर जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सेक्रेटरी दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करने की जरूरत क्यों पेश आई? ये सवाल भी अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि पुलिस को आधे घंटे का नोटिस देकर उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो किस इल्ज़ाम के तहत जारी किए गए। और जब मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा तो यकीनी तौर पर आप भी कैका मार का हंस पड़ेंगे, क्योंकि आपके सामने जब ये पिक्चर क्लियर होगी तो आप कहेंगे कि यार इनसे तो इसी तरह के फैसलों की तवक्को है। फिर ये कहते हैं कि जनाब हमारी इज्जत क्यों नहीं है, हमारा जो है वो ये जो दुनिया के 137 ममालिक हैं इसमें से हमारा 130वां नंबर क्यों है? भाई यही वो इकदाम हैं जिनकी वजह से आपका 130वां नंबर है। आपके अंदर से ईमानदारी के जो जरासीम है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मामला क्या है? मामला है जनाब समी इब्राहिम साहब का। समी इब्राहिम साहब जो एक मारूफ एंकर पर्सन भी हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल चला भी रहे हैं और उस मीडिया सेल में एक यूट्यूबर की नौकरी भी कर रहे हैं। जनाब समी इब्राहिम साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और आप जो है उनको उनके मुल्क के बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि अब तक जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स मुल्क से बाहर गए हैं उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान की ही खटिया खड़ी करने की कोशिश की है और उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर मिलाइन करने के अंदर अपना भरपूर रोल प्ले किया है। अब ये जो केस है इसकी जो तफसील है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि खुद जज साहब को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जनाब वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मामला ये है कि समी इब्राहिम साहब ने इस मामले को, यानी उनका नाम जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है, इसको आज चैलेंज नहीं किया था, लेकिन उनकी तरफ से एक दरखास्त जो उनके केस की अर्जेंट हेयरिंग के लिए थी वो दायर की गई और उनकी इस एप्लीकेशन को अर्जेंट कॉज लिस्ट में शामिल किया गया। और अर्जेंट कॉज लिस्ट में जनाब समी इब्राहिम का जो केस था, उनकी जो पिटीशन थी, उसको 11 नंबर अलॉट किया गया। ये जो अर्जेंट हियरिंग की अपील थी, ये जो केस था, ये कल दायर हुआ और आज इसको समाअत के लिए फिक्स कर दिया गया। अर्जेंट केसेस में जो तरीकाकार ये होता है कि केस लगता है, जज साहब जो है वो फ्री कैन को नोटिस जारी करते हैं और कोई करीब तरीन डेट उस पर देते हैं ताकि फ्री कैन वहाँ पर दोनों मौजूद हो, यानी मुद्दई भी मौजूद हो और उसका जो मुखालिफ फरीक है वो भी वहाँ पर मौजूद हो। और उमूमी तौर पर इस तरह के मामलात के अंदर स्टेट ही दूसरा फरीक होता है, एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जनरल के ऑफिस का कोई और एहलकार वहाँ पे पेश होता है ताकि अदालत के रूबरू एक पिक्चर को क्लियर किया जा सके। लेकिन आज इस केस के अंदर अहम तरीन बात यह है, चूंकि ये मामला समी इब्राहिम का है, इमरान खान साहब से रिलेटेड है, तो लिहाजा जो जज साहब थे उन्होंने कोई एक्सीलेटर पर कुछ ज्यादा ही दबाव रख दिया पैर का, जिसके नतीजे में गाड़ी एकदम ज्यादा स्पीड से आगे निकल गई। होता ये है कि जैसे ही ये केस लगा तो नोटिस जारी करने की बजाय जज साहब ने फौरी तौर पर सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली और उनसे कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इस मामले पर, यानी समी इब्राहिम का नाम जो डाला गया है ECL पे, इसकी मुझे आप रिपोर्ट पेश करें। और 1 घंटे के अंदर सेक्रेटरी दाखिला ने जो रिपोर्ट है वो अदालत के रूबरू पेश करनी थी। होता ये है कि जैसे ही सेक्रेटरी दाखिला रास्ते में थे और वो 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के दौरान ही जब वो वहां पर पहुंचने लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो 1 घंटे का टाइम उसमें लैप्स कर गया।
तो अभी वो कमरे अदालत में पहुंचे नहीं थे, अहाता अदालत में दाखिल नहीं हुए थे कि ये केस को दोबारा लगाया गया और इसके साथ साथ पुलिस को इस बारे में ऑर्डर कर दिया गया कि जनाब आपके पास 30 मिनट हैं, ये पकड़े वारंट और जाकर सेक्रेटरी दाखिला को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू जो है वो पेश किया जाए। अब जो है वो पुलिस के हाथ में जब ये वारंट आया तो डेफिनेटली उनके तोते उड़ने टलियां खड़की, लेकिन इस दौरान उनको पता चल गया कि जनाब सेक्रेटरी दाखिला अदालत के प्रीमिसेस में दाखिल हो चुके हैं, जिस पर फौरी तौर पर उनको जज साहबा के रूबरू पेश किया गया। तो वहां पर जज साहबा को इस बात का अंदाजा हुआ कि ये जो जिस मामले के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी मचाई हुई थी, ये केस तो उससे रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि समी इब्राहिम साहब के हवाले से जो नाम उनका ECL में डाला गया था वो स्टॉप लिस्ट थी जो माजी का मामला था, और उस हवाले से अदालत के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए समी इब्राहिम साहब का नाम उस स्टॉप लिस्ट से निकाल दिया गया था और समी इब्राहिम साहब के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। हालिया दिनों में समी इब्राहिम साहब का नाम पुलिस की एक और रिपोर्ट की बुनियाद पर और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ECL में डाला गया था, और ये मामला चूंकि अदालत के रूबरू चैलेंज ही नहीं किया गया था, लिहाजा इस मामले के ऊपर कोई अमल दरामद या इसके ऊपर कोई एक्शन लेना बनता ही नहीं था। और जब अदालत के सामने ये सारी की सारी सूरत हाल खुली तब उनको अंदाजा हुआ कि जनाब उन्होंने मोहब्बत इमरान खान में या इमरान खान की मोहब्बत, आपको पता हो कहते हैं नहीं दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, तो इमरान खान के साथ अगर आपकी कल्बी वाबस्तगी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपके सीने के अंदर जज्बात हो, तो फिर वो वाले जज्बात इमरान खान साहब से वाबस्ता तमाम लोगों की तरफ आ जाते हैं। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं कि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर जो हाइप क्रिएट की गई वो अपनी मिसाल आप थी, और इस बात का तासुर दिया गया कि जनाब हाई कोर्ट ने लाला ने 76 और अब मोहसिन नकवी की खैर नहीं है, और मोहसिन नकवी तो सिर्फ बहाना है, असल में तो इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना है। और ये जो पैगाम दिया गया है सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा को गिरफ्तारी के वारंट जारी करके, ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट की शामत आने वाली है। अगर आप गौर करें तो यही वो फेक न्यूज़ का टूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए ये जो ईमानदारी का वायरस है वो अदालतों को और तमाम के तमाम जो इदारे हैं मुख्तलिफ उनको दबाव में भी लाता है, उनको इस्तेमाल भी करता है, उनको मुख्तलिफ मामलात के हवाले से मिस इन्फॉर्म भी करता है और फिर अपना उल्लू सीधे करता है। समी इब्राहिम तो एक बड़ी छोटी सी मिसाल है, आप बुशरा बीबी को देख लें। बुशरा बीबी के हवाले से खुद इमरान खान ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब उनको हार्पिक के 3 कतरे दिए गए, जिसकी वजह से उनकी जुबान पर छाले पड़ गए, उनका मैदा खराब हो गया, उनका गला जो है तो वो सूख गया, गले के अंदर भी खराशियाँ आ गई, वहाँ पर भी कोई जो है वो इन्फेक्शन हो गई है। और उन्होंने कहा जनाब अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो ये इल्ज़ाम जो है ये आएगा जनाब आसिम मुनीर साहब पर। और इससे पहले इस बात का भी इल्ज़ाम आयद किया गया था कि बुशरा बीबी की रिहाइशगाह जहाँ पर उनको सब जेल के अंदर रखा गया है, इमरान खान साहब की रिहाइशगाह बनी गाला, वहाँ पर कैमरे लगा दिए गए हैं, हत्ता के बाथरूमों में भी कैमरे लगा दिए गए हैं। बाद में ये दोनों खबरें झूठ साबित हुई और इमरान खान साहब ने खुद इस बात का मुतालबा किया कि शौकत खानम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं वो आएंगे और आकर वो बुशरा बीबी का मुआयना करेंगे। वो आए, आकर उन्होंने बुशरा बीबी का मुआयना किया तो उन्होंने कहा जनाब केड़ा जहर, उन्होंने कहा जनाब किसी तरह के जहर के कोई शवाहिद नहीं मिले, उन्होंने कहा जनाब हार्पिक के भी पीने के किसी तरह के कोई शवाहिद नहीं मिले, बुशरा बीबी हट्टी कट्टी है, भली चंगी है, उसको किसी तरह की कोई ना बीमारी है और ना ही उनके जिस्म में और उनके खून में जहर के असरात पाए जाते हैं। ये जो कुछ कहा गया है ये सारे का सारा झूठ है। अब इसका मतलब ये है कि यही वो झूठ है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो बयानिया है उसकी इमारत खड़ी है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके बाद खुद पेम्स हॉस्पिटल के एक 5 रुकनी डॉक्टर्स के पैनल ने बुशरा बीबी का मुआयना किया और बुशरा बीबी के हवाले से जो रिपोर्ट जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो जारी की और उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि बुशरा बीबी को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। हत्ता कि इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब हमने तो उनके दांतों तक का भी मुआयना किया है, उनके नाखूनों का भी मुआयना किया है, उनके ब्लड सैंपल्स भी लिए गए हैं, अलबत्ता अपनी आंखों का उन्होंने मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी। आंखों के अलावा उनके तमाम बॉडी पार्ट्स इस वक्त परफेक्ट कंडीशन में है, बिल्कुल दुरुस्त है और इसके अंदर किसी तरह का कोई हैंकी पैंकी नहीं है, यानी बिल्डिंग इस वक्त
ٹھیک ہے, مس ہے, وہ جو عمر کے اثرات ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جھوٹ کی عمارت تھی اور جھوٹ کی عمارت کو اس طریقے سے کھڑا کیا گیا کہ ہر ایک جگہ پر اس بات کے خدشات لاحق ہو گئے, اور ہر ایک میڈیا سے تعلق رکھنے والے, چاہے وہ پلیٹ فارمز الیکٹرانک میڈیا کے ہوں, ڈیجیٹل میڈیا کے ہوں, پرنٹ میڈیا پر ہو, وہاں پر اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جیل میں بڑا کچھ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے, ان کو واقعتاً اس طرح کی کوئی کوشش کی گئی, ان کا فوری طور پر معائنہ کیا جائے, اور جب کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا, اور وہ بھی مرا ہوا. انفیکٹ یہی وہ صورتحال ہے جو نہ صرف اس وقت تشویش کا سبب ہے, بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سوشل میڈیا اس وقت پوری گورنمنٹ کے لیے ایک نیا درد سر بن چکا ہے, تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. یہ جو دو مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں, سمیع ابراہیم صاحب کے معاملے کو, جہاں پر ایک جھوٹا بیانیہ تشکیل دیا گیا کہ جناب عدالتوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس مقدمے کا جس کے لیے خود رجوع ہی نہیں کیا گیا تھا, اور عدالت بھی دیکھیں گمراہ بھی ہوئی, ان کے ہاتھوں میں استعمال بھی ہوئی, اپنا مذاق بھی اڑوایا, اور اس کے بعد پتا چلا کہ جناب یہ تو سارا کچھ ایک جھوٹ تھا, اور حقیقت کے اندر وہ جو کیس تھا وہ یہاں پر پیش ہی نہیں کیا گیا تھا, اور اس کے لیے تو ابھی اپلیکیشن ہی دائر نہیں کی گئی تھی. دوسری مثال ہے آپ کے سامنے یہ بشرا بی بی کی, جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جناب حقیقت کے اندر جو کچھ ہمارے سامنے پورٹرے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا جیسا ہمیں بتایا جاتا ہے, اور سب کچھ ایک جھوٹ اور فالس فلیگ آپریشن ہی نکلتا ہے, اور اس کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب جو عمران خان صاحب ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ریلیف ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے اس کو آگے بڑھانے کا موقع ملے, اور اسی لیے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے انفیکٹ اس بات کو اسٹیبلش کر دیا ہے کہ واقعتاً یہ جو گربلز کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ اس کی طرف سے پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے کے یقینی طور پر اثرات تھے. اب یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پروپیگنڈے کا نہ صرف کوئی توڑ کرے بلکہ کچھ اس طرح کا بندوبست کرے جس کے نتیجے میں یہ جو فیک نیوز پھیلانے والا عمل ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پڑے. مجھے فیک نیوز سے یاد آیا, ہمارے دوست ہیں متی اللہ جان صاحب, وہ انہوں نے نیوز جوائن کیا اور بطور اینکر پرسن, تو ان کو وہاں پر جو ان کا پرکس اینڈ پریویلیجز تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک گاڑی بھی دی گئی, اور جو عمومی طور پر چینل جو ہیں وہ اپنے اینکر پرسنز کو اس طرح گاڑیاں دیتے ہیں. ماضی میں ان کے پاس ایک ٹیچر سی گاڑی تھی بلینو, یاد ہے آپ کو, جب ان کو اٹھایا گیا تھا تو وہ گاڑی نظر آتی تھی بار, اور اسی گاڑی کو لے کر پھر یہ والا بتا دے کہ دیکھیں یہ بندہ کتنا ایماندار ہے, نیک آدمی ہے. کسی جگہ پر وہ پاکستان پرنٹنگ پریس کے اندر وہ نوٹ نہیں چھپے جو متی اللہ جان کو خرید سکے. یہ بات بالکل درست ہے. اب یہ خبر جب سامنے آتی ہے تو پھر سارے کا سارا جو میڈیا ہے, اور خاص طور پر اسلام آباد کے جو میڈیا اس میں عبدالقیوم صدیقی صاحب ہیں, دیگر دوست ہیں, وہ اس بات کی آ کر سوشل میڈیا پر کلیریفیکیشن کرتے ہیں کہ جناب متی اللہ جان صاحب کے حوالے سے یہ جو گاڑی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں متی اللہ جان نے جو ہے وہ لائکس اور ٹویٹس کے لیے اور ویوز کے لیے جس طریقے سے عدالت عظمیٰ پر تنقید کی تھی, جس طریقے سے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تنقید کی ہے, اور عمران خان کے موقف کو لے کے وہ آگے چلے ہیں. ابھی 8 دن ہوئے ہیں متی اللہ جان کو اپنی پٹری چینج کیے, دیکھیں ان کو گاڑیاں مل گئیں, اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب ماضی کے اندر اور بھی بہت سارے ایسے یوٹیوبرز تھے, صابر شاپر ہو گئے, محیط پیرزادہ ہو گئے, عمران ریاض ہو گئے, جو عمران خان کے پلو سے بندے, اور انہوں نے لین بیرنگ کر لی. ان کے بینک اکاؤنٹس میں اب لاکھوں کروڑوں کی گیم نہیں ہے بلکہ اربوں تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے. تو باقی لوگ جو اس وقت اپنی پارٹی کو چینج کر رہے ہیں ان کو ابھی مطمع نظر یہی ہے کہ وہ بھی کبھی نہ کبھی عمران ریاض کے لیول پر آئیں گے اور اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبلش کریں گے. اب سارا دن ہو گیا ہے, لوگ اس بات کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ متی اللہ جان نے کچھ غلط نہیں کیا, لیکن فیک نیوز کا امپیکٹ ایسا ہے کہ پوری کی پوری جرنلسٹ کمیونٹی فیک نیوز کے حوالے سے اور متی اللہ جان کے اوپر لگائے جانے والے غلط الزام کے اوپر جو ہے وہ وضاحتیں دے رہی ہے, لیکن سوشل میڈیا پر اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں آئی. اب اس صورتحال کے اندر کسی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے کہ جناب اس صورتحال کے اندر اس فیک نیوز کا تدارک کیا جائے. اور اب اس تدارک کے لیے میرا خیال ہے کہ شاید جو بھی اقدامات کیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو تو کرنا چاہیے, لیکن اصولی طور پر اب
खुद चूँकि वो तमाम लोग जो कल तक फेक न्यूज़ का जो है वो प्रचार करते थे, आज खुद जब वो इस ज़द पर आए हैं तो मेरा ख़्याल है उनको इस बात का ज़्यादा एहसास होगा कि ये वाक़ईतन पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से खेलने की एक कोशिश है जिसको हमें नाकाम बनाना चाहिए। और कम से कम एक फेक न्यूज़ के एतबार से ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल तो ज़रूर है कि अगर रियासत की तरफ से ये इक़दाम किया जाएगा तो फिर उसके ऊपर एतराज़ होगा। बेहतर ये है कि जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खुद ही फेक न्यूज़ के लिए कुछ ऐसी गाइडलाइंस तैयार करें, कुछ ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बनाएं जिसके तहत ये फेक न्यूज़ की जो अफरियत है इससे सबकी जान छूट जाए और सब कम से कम को सुख शांति से कुछ 4 दिन गुजार सकें। अगरचे ये बज़ाहिर तो मुश्किल ही नज़र आ रहा है क्योंकि जब तक फ़िरका इमरानिया मौजूद है झूठ का ये कारोबार चलता रहेगा और झूठ के इस कारोबार से हमारे जो हाई कोर्ट तक के जो जजेस हैं वो भी इस्तेमाल होते रहेंगे। तो फिर और क्या कहा जा सकता है। इतने रहेगा ज़रूर सारी कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।